तो बच्चा लोग आज हम लोग साइंस पार्ट 1 में चैप्टर 4 आप लोग का स्टार्ट करें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले मैं आसान बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में है ये आसान, ठीक है। तो ये एपिसोड 1 है या पार्ट 1 समझो आप लोग। तो और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट किया एंड देन चैप्टर 4 में भी न्यूमेरिकल्स हैं एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कवर करूँगा। तो आइए हम लोग, आज इसका फर्स्ट एपिसोड है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं कैन यू रिकॉल एंड देन यूज़ योर ब्रेन पावर एंड सारे आपका थिंक अबाउट इट, ये सारे क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को बताऊंगा साथ ही साथ। क्योंकि अभी इस टाइम के पैटर्न के बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना कि टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बट टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन जो है ऐसे यूज़ योर ब्रेन पावर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। तो इसको जैसे मैं आप लोग को वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा ताकि उससे आप लोग का थोड़ा बहुत ना प्रीवियस का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं। इफेक्ट मतलब एक नॉर्मल हिंदी भाषा में आप लोग को समझाऊंगा मैं। इफेक्ट का मतलब होता है असर होता है, ठीक है। इफेक्ट मतलब होता है असर। किसका असर? इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमें असर देखना है। अब इलेक्ट्रिक करंट का असर किस पे होता है? तो भैया जी बता दें, कोई आदमी पे नहीं देखने का कि इलेक्ट्रिक करंट किस पे। तो तुम लोग जाओगे घर में किसी के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट वायर चिपका दोगे और बोलोगे असर देखा मैंने प्रोफेसर, कैसा लगा। तो असर वहाँ पे किस चीज़ों पे देखना है, इफेक्ट किस चीज़ों पे देखना है? 3 चीज़ों पे, जैसा आप लोग को टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है। एक है हमारा बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर कैसा होता है, दूसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन तीसरा जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू रिकॉल की क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मटेरियल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जैसे, ठीक है। जैसे आपका रबड़ हो गया, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि गुड इंसुलेटर मतलब क्या, गुड कंडक्टर क्या करेगा, जिसे लिखा है मैंने, इन कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रीली। मतलब कंडक्टर मतलब नामिक कंडक्टर मतलब जो साथ में लेके जाए। तो करंट को जो साथ में फ्रीली लेके जाएगा वो कंडक्टर रहेगा। तो पता चलेगा भाई, जिससे वायर हो गया, कॉपर वायर हो गया, सीधा सीधा जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं। इंसुलेटर द इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो, सीधी सी बात है। करंट जैसे रबर हो गया, ये सारे एग्जांपल्स जो भी हैं हम लोग का, जो भी कई इंसुलेटर जो है वो करंट को फ्लो नहीं करेंगे। तो हम लोग इस एक पर्टिकुलर एक कॉमन डिफरेंस है ना, इससे हम लोग बता सकते हैं कि भाई वो कौन सा इंसुलेटर है या कंडक्टर है। क्लियर है? या और भी कोई भी आप रीज़न ढूंढ सकता है। ये बेसिक यही है, कोई भी बच्चे लोग से पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा। चलिए दूसरा इसमें क्या दे रखा है कि कैन यू रिकॉल में आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है जो आयरन है ना, लोहा जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट वेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब जब हम लोग भी, जैसे कि मान लीजिए आयरन है ना, एकदम ये धरती माता पे एकदम बैठे हुए हैं, इनको मैंने उठाया, तो वाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तो मैंने ये मान लीजिए कि अगर लोहा होता, लोहा को मैं उठाता, तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं मिल रहा है? अरे भैया जी, इलेक्ट्रिक शॉक कब मिलेगा? जब इसमें इलेक्ट्रिक पास होगा तब ना, करंट पास होगा तभी मिलेगा। या तो कोई एकदम नंगा वायर बोलते हैं हम लोग, एकदम जिसे कि हिंदी वर्ड में नंगा वायर बोलते हैं। दैट मीन्स कि एकदम मतलब लाइव वायर जो भी रहेगा जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, वो अगर इस पर टच रहेगा या कहीं पे भी इसके तरफ आसपास में करंट फ्लो हो रहा होगा, तभी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे वही रीज़न है, बिकॉज वाइल पिकिंग अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड देयर इज अ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग ये पप्पा से भी पूछेगा ना तो यही वर्ड निकलेगा कि अरे नंगा वायर है मच्छू। नंगा वायर मतलब दैट मीन्स कि उसके ऊपर कवर जो कोटिंग है ना वो हट गया है। दैट मीन्स कि अगर ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएंगी इस लोहे के, तब हमें शॉक लगेगा। तो रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड देयर इज अ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। या तो बोल सकता है नो लाइव वायर, है ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ। और या तो बोल सकता है देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज टू फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट देयर इज अ नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए मुझे शॉक जो है नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए अभी जो इसमें आगे, जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक के आगे ये दो कुछ क्वेश्चन जैसे कंप्लीट करेगा, उसके बाद से ऑब्जर्व एंड डिस्कस करके एक डायग्राम दिया हुआ है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस साल ये बोर्ड में पूछ सकता है। चलिए आप लोग को टेक्स्ट बुक में मैं वापस लेके चल रहा हूँ। लिखा हुआ है ऑब्जर्व एंड डिस्कस, मतलब बोला है कि ये ऑब्जर्व करो और डिस्कस करो। क्या पूछा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर, मतलब ये पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व करें। तो एक ही बात करूँ तो कुछ ऐसा होम अप्लायंस में आपका जो है, देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड रखा हुआ है, आपका लाइट है, सोफा है, एंड देन यहाँ पे आग जल रहा है, यहाँ पे आपका टीवी सेट है, यहाँ पे लाइट है और स्विच बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे सीलिंग फैन लगा हुआ है ना, पंखा तेजी से घूम रहा है, 4 इसके आपके
पंखे एंड देन उसके सीलिंग पे लग के घूम रहा है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन है। ये कैसा है, डोरबेल है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, है ना, ये डोरबेल है और इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर बताया कि कैसा डोरबेल हम लोग बजाते हैं तो कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो बैटरी पे हमारा जाता है एंड देन उसके बाद से यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होते हैं तो वहाँ पे हमारा ड्रमर जो है बजता है। तो ये सारी चीज़ें बोला है ऑब्जर्व करने के लिए, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला है, ना कि डिटेल में बोला है। विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड। तो अब मेन जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा इफेक्ट आपको देखने मिल रहा है। तो ए में आप लोगों का कौन सा देखने मिल रहा है, आप लोगों का कौन सा दिख रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट कैसे देखने मिल रहा है, देखिए कि यहाँ पे आप लोग का जो भी करंट पास आउट हो रहा होगा तो उससे हर एक ऑब्जेक्ट जो बल्ब है ना, आप लोग का जैसे घर पे बल्ब निकालते हो ना तो मम्मी पापा आप लोग को बोलते रहेंगे कि बेटा संभाल के गर्म होगा। दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, करंट तुम आ रहा था लेकिन उससे इफेक्ट क्या हुआ, हीटिंग हुआ ना, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जो भी हमारा बल्ब है, हमारा टीवी सेट है, तो ये जो भी चीज़ें हैं इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईसी, ठीक है। बी मेरा क्या है, देखिए बी ध्यान से देखिए, आप बोलोगे प्रोफेसर ये भी तो घर में पंखा लगा रहता है देन हीटिंग इफेक्ट रहता है, लेकिन नहीं, थोड़ा डिटेल में आप जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व करना, इसके अंदर मोटर वगैरह लगा रहता है, ठीक है। और इस मोटर की वजह से ना वो चीज़ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। क्या हो जाता है वो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ईसी, ईसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है, आप लोग को सीधी सी बात है कि यहाँ पे भी मैग्नेट्स लगे हुए तो डायरेक्टली आप लोग क्या बोलोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों केस में क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है और इसमें हीटिंग इफेक्ट है। तो आप लोगों को क्लोजली थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया रहेगा कि जहाँ पे हमारा कोई भी चीज़ हीट हो रहा रहेगा तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट लगता है, जिससे कि आप लोग का होम अप्लायंस में, और नेसेसरी इसमें जहाँ पे भी मोटर्स वगैरह है, मैग्नेट्स वगैरह है, उसके इफेक्ट है, तो वहाँ पे आप लोग को क्या लगेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका डिटेल में जो है स्टडी आप लोग हम लोग करेंगे नेक्स्ट आगे, जिससे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आगे जैसे आप लोग बढ़ेगा ना तो लिखा हुआ है देखिए, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो लेकिन ये आप लोगों को ट्राई दिस में बताया हुआ है, तो बेसिकली मैं वापस आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ही लेके जाऊंगा। इसमें मैं ट्राई दिस में आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्या चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोगों को जैसा कि टेक्स्ट बुक आप लोग को दिख पा रहा रहेगा, तो टेक्स्ट बुक में ये ट्राई दिस एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बोलते किसको है, इलेक्ट्रिक सर्किट भैया जी कैसा है कि कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हो एक अमीटर हो, एक स्विच की हो, वोल्टेज हो, वोल्ट मीटर हो, आपका रेजिस्टेंस हो, सेल हो, नंबर ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं, तो बैटरीज हो, ये सारी चीज़ें अगर मैं कंबाइन कर दूँ, वायर से जॉइन कर दूँ, तो ये सारी चीज़ों को मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें होता क्या है, तो बेसिकली चलिए मैं एक पॉइंट रीड करके आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या बोला है कि अगर चार्ज जो है, इफ़ अ चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अगर चार्ज फ्लो होगा नेगेटिव टू हमारा पॉजिटिव तक, है ना, तो ए टू बी से अगर मेरा फ्लो हो रहा है तो वर्क कितना लगेगा उसमें, वी क्यू। तो बेसिकली ये ए बी क्या डिनोट कर रहा है, पाथ, रास्ता, कहाँ से वोल्टेज कहाँ से जा रहा है, ए से लेकर बी तक, तो वी क्यू हमारा वर्क डन होगा। अब भैया जी अगर वर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी तो मिल रहा होगा ना, जो भी वो काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, तो ये काम तो हो रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अराइज किया, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क, मतलब ये काम करने के लिए एनर्जी मिला कहाँ से। तो भैया जी द सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, ये सेल है, ये बैटरी है, देखिए लिखा हुआ है द सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ सेल, द सेल गिव दिस एनर्जी थ्रू द चेंज थ्रू द चार्ज ऑफ क्यू टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क वी क्यू इज परफॉर्म। सीधी सी बात है, जो ये काम हो रहा है ना वी क्यू, वो कौन दे रहा है, ये सेल जो है एनर्जी दे रहा है ताकि वर्क परफॉर्म हो चुके। अगर बेसिकली मैं बात करूँ कि अगर वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो अगर मैं टाइम की बात करूँ, इफ़ अ चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी से एक चार्ज क्यू जो है हमारा फ्लो हो रहा है टाइम टी में, if the work is performed in time t, then during that time energy vq is given to the resistor। सीधी सी बात है कि जो भी एनर्जी यहाँ से ले रहा है सेल से और जो भी काम कर रहा है वो किसको दे रहा है, रेजिस्टर को दे रहा है। अब रेजिस्टर क्या होगा, देखिए व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी, एनर्जी का क्या होगा, रेजिस्टर करेगा और रेजिस्टर हो जाएगा गरम, गरम मतलब भड़क जाएगा, ठीक है। दिस एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रेजिस्टर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी, क्योंकि गर्म हो गया तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एट देन टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इज इंक्रीज, जैसे कि मैंने बोला कि रेजिस्टर भड़क जाएगा, भड़क मतलब गुस्सा नहीं हो जाएगा भाई, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, अरे गर्म क्यों हो रहा है, गर्म मतलब गुस्सा, तो रेजिस्टर जो है गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर जो है उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेनली हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट क्या है कि सर चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, काम होगा तो काम कौन दे रहा है, एनर्जी, काम के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, सेल दे रहा है, सेल जब यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो काम होगा, अगर काम हम
पर्टिकुलर टाइम टी के लिए ले रहे हैं, तो उसका क्या होगा, रजिस्टर जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी सेल जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसको, रजिस्टर को। रजिस्टर क्या हो जाएगा सर जी, गर्म हो जाएगा, मतलब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे बस यही चीज़ समझना है कि एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो एनर्जी ट्रांसफर वो आप लोग को समझ में आए। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा आप लोग का एक सॉरी यहाँ पे दिख रहा है यूजर ब्रेन पावर, तो जी हाँ हम लोग यूज़र ब्रेन पावर भी करेंगे। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक हटा देता हूँ। तो अब चलिए हम लोग टेक्स्ट बुक का कोई अभी आवश्यकता नहीं है, रहेगा तो मैं लेकर आऊँगा। अभी चलिए यूज़र ब्रेन पावर में क्या दे रखा है, चलिए लिखा हुआ है, इफ इन अ सर्किट द रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ मोटर इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन बाय द सेल टू गेट ट्रांसफर इनटू। तो भैया जी देखिए मैं पहले क्वेश्चन को समझा दूं कि अभी मैंने बताया कि रजिस्टर गर्म हो जाता है, रजिस्टर गर्म हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने तो करंट भी दिया था, रजिस्टर गर्म हो गया तो हीट एनर्जी मिल गया। लेकिन यही बोला है कि रजिस्टर अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ मोटर से, रजिस्टर जो है, जो यहाँ पे अगर मैं वापस डायग्राम में आप लोग को लेकर चलूँ तो ये जो रजिस्टर दिख रहा है ये वाला, ये अगर मोटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो इन विच फॉर्म विल गेट द एनर्जी गिवन बाय द सेल, मतलब कौन से फॉर्म में एनर्जी सेल जो है देगा और किस में वो ट्रांसफर होगा। तो देखिए एनर्जी जो है ना सेल जो देगा, मतलब जो भी एनर्जी देगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ही देगा, जो भी है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम लोग जो भी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस बार मोटर की वजह से, ये मोटर के चेंज होने की वजह से, हमारा रजिस्टर जो है मोटर बनने की वजह से वो हीट एनर्जी नहीं होगा, वो किस में होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। किस में होगा, काइनेटिक मैकेनिकल में, क्योंकि मोटर क्या करेगा, घूमना चालू कर देगा ना। मोटर क्या करेगा, घूमना, जैसे आप लोग को पंखा मैंने बोला मोटर लगा रहता है, मोटर क्या करेगा, घूमना चालू कर देगा। तो वहाँ पे द सेल गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि प्रीवियस वन में मिलता है, बट डिफरेंस क्या होगा, ट्रांसफर इनटू काइनेटिक मैकेनिकल। काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मतलब वेलोसिटी से, कुछ तेजी से मैकेनिकल एनर्जी में जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मोटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स के लिए। घुमा फिरा के देखिए कैसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यूज योर ब्रेन पावर जो है ऐसी हेडिंग देगा एग्जाम में और आप लोगों को यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, बट मैं आप लोगों को बोल दूँ इसी को घुमा फिरा के पूछेगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का क्या है, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या दिया हुआ है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बेसिकली अभी हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करेंगे एंड देन उसका इलेक्ट्रिक पावर का मैं यूनिट भी बताऊंगा आप लोग को, जो आप लोग को टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ठीक है, चलिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैं करता हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, फॉर्मूला वाइज यहाँ पे जो भी मैं करूँगा फॉर्मूला वाइज। तो इलेक्ट्रिक पावर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर दैट इज पी होता क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो एनर्जी मतलब वर्क, है ना। तो वर्क कितना किया उसने, वी क्यू किया, बराबर वी क्यू किया। अगर मैं डायग्राम वाइज है तो वहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि उसका रास्ता कौन सा था, ए से बी तक था, अपॉन टी, बराबर है, क्लियर है, अपॉन टी। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें लेकिन निकालना क्या है, हीट निकालना है ना, हीट एनर्जी निकालना है। तो बेसिकली हमारा जो है हीट एनर्जी क्या होता है, अगर मैं टाइम को इधर पी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, है ना, इज इक्वल टू वी ए बी इंटू क्यू, बराबर। ये मैंने किया क्या, टी को पी से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली हमारा जो है हीट एनर्जी क्या होता है, जो हमारा हीट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी अगर मैं बोलूँ एच से डिनोट करूँ तो होता है पी इंटू टी होता है। क्या होता है, पी इंटू टी, पावर इंटू इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम होता है। ये न्यूमेरिकल, ये कैसा फॉर्मेटिकल वैल्यू है जो कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टली आप लोगों को लर्न करना रहेगा। हीट एनर्जी जो है पी इंटू टी होता है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी हमारा देयरफॉर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, पावर इंटू टाइम कितना है, वी इंटू क्यू। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वी इंटू क्यू। यहाँ पे अभी ए बी मेरे को लिखने की गरज नहीं है, या लिख भी सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वी ए बी इंटू क्यू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, देखिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि बेसिकली अब मेरे को वोल्टेज जो है, वोल्टेज मेरे को दो टर्म में पता है, बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ, है ना। ओहम्स लॉ क्या बोलते हैं, V इक्वल टू अयर, V इक्वल टू अयर। ये मैं लर्न करने के लिए बच्चों को बोलता हूँ, V इक्वल टू अयर, अयर मतलब आई आर, ठीक है। तो V इक्वल टू अयर हो गया। दूसरा है चार्ज। चार्ज क्या होता है, बेसिकली हमारा चार्ज जो है बेसिकली क्या होता है हमारा कि I इंटू टी होता है। क्या होता है, I इंटू टी, I इंटू टी होता है, बराबर। मतलब I मतलब करंट इंटू टाइम हमारा इक्वल टू चार्ज होता है। अब ये दोनों वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो देयरफॉर मेरा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए V क्या है मेरा, आयर है, तो I इंटू आर हो जाएगा, है ना। Q मेरा क्या है, I इंटू
टी हो जाएगा, बराबर। तो मेरा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी। ये जो मेरा एच आ रहा है इसको मैं बोलता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको मैं क्या बोलता हूँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो ये इसको मैं बोलूँगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछेगा डिराइव इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप लोग को ये करना है। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई और इसको कितने तरीके से फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, तो बेसिकली यहीं पे चेंजेस मैं क्या करूँगा कि आप लोग देख सकता है कि यहाँ पे देखिए आप लोग का एच इक्वल टू क्या है, वी इंटू क्यू है, बराबर है ना। एच इक्वल टू क्या है, वी इंटू क्यू है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे वी का वैल्यू जैसे कि मैंने आईआर ले रखा था, बराबर, v का वैल्यू मैंने क्या ले रखा था, आईआर ले रखा था, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने q इक्वल टू आई टी दोनों का वैल्यू क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया था, ठीक है। अगर मुझे और डिराइव करना रहेगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या कर दूंगा कि जो मेरा q का वैल्यू मैं आई टी ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे i की जगह पे मैं नेक्स्ट में क्या पुट कर दूंगा, v अपॉन आर। तो v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन वो एग्जाम में उतना गरज नहीं है, लेकिन फॉर्मूला वाइज उसको लर्न करना है। कैसे देख लीजिए, हमारा अगर h इक्वल टू जैसे कि मेरा v इंटू क्यू है, बराबर है ना। तो v इंटू क्यू, तो मैं v को क्या रखता हूँ, एज इट इज रखता हूँ ना, v को एज इट इज रखता हूँ। q क्या हो जाएगा मेरा, i इंटू टी, आई इंटू टी, है ना। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ यहाँ पे देयरफॉर करके मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, i इक्वल टू ये r नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं अब i इक्वल टू क्या लिख दूंगा, चलिए देखिए v इंटू, अब i इक्वल टू क्या लिख दूंगा, v अपॉन आर। मैं यहाँ पे एरो भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये i इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, v अपॉन आर इंटू ये t हो जाएगा। तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ए बी मैं लिखना भूल गया था, आप लोग लिख भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे हम ए बी लिख देते हैं, है ना, इंटू टी अपॉन आर। तो ये भी एक मेरा न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, कैलकुलेशन के लिए वैल्यू हो गया। बट बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग इसी को बोलते हैं ना। तो बहुत ही आसान चीज़ था, हम लोग को बस एक दूसरे के वैल्यू बस पुटअप करने थे। बस हमें ध्यान में रखना था कि हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी होता है क्या, पी इंटू टी होता है, बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि यूनिट ऑफ, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होता है क्या, V इंटू आई होता है, बराबर है ना। तो V मतलब होता है वोल्ट, है ना। जो वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, I को करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, बराबर। ये हो गया। तो अब मैं देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, वोल्ट जो है हमारा, 1 वोल्ट जो है 1 वोल्ट, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ही रहेगा ना, कुछ नहीं है मतलब 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है, 1 जूल अपॉन कूलम। जूल मतलब एनर्जी मेजर करने के लिए। एम्पियर क्या होता है हमारा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 कूलम, जिसे कैसे होता है ये हमारा एम्पियर, ये कैसे आकर कैसे पता चला मुझे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है, क्या है इसका हमारा फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला है कि हमारा I इक्वल टू क्यू टी, हमारा Q अपॉन टी होता है ना। तो Q अपॉन एम्पियर होता है करंट, तो Q होता है चार्ज का, T होता है सेकेंड का। तो अब देखिए एक एक कूलम जो है कैंसिल हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड मिलेगा, ठीक है। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड मिलेगा। तो इसी को 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट, है ना, जिसको हम लोग W, कैपिटल W से डिनोट भी करते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा हमारा, वॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉट। अब कैसे आप लोग को आया ये चीज़ समझ में आई, आप लोग को 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि कैलकुलेट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब इसके बाद इसका जो टॉपिक है, इसके लिए एक थिंक अबाउट इट पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा सा पूछा हुआ। चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ, हाउ कैन वी राइट द मैकेनिकल पावर इन अ मैनर सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक पावर। मतलब मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है हमारा, वॉट है। क्या है, अभी देख लेते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है हमारा, वॉट है। तो वैसे हम लोग क्या लिखें, मैकेनिकल पावर इज जनरेटेड बाय मैकेनिकल इक्विपमेंट। सीधी सी बात है, मैकेनिकल मतलब जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो,
जहाँ पे इक्विपमेंट हो, जहाँ पे मोटर्स वगैरह हो, है ना, तो वहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट रहेंगे तो वहाँ पे मैकेनिकल पावर यूज़ होगा, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर होगा। तो यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर बेसिकली होता है हॉर्स पावर होता है। क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। तो अब इसको जैसे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को कुछ लेंदी नहीं पूछा, इसका बेसिकली कन्वर्जन होता है कि 1 हॉर्स पावर कितना वॉट होता है। तो बेसिकली इसका डायरेक्टली वैल्यू कितना होता है, एक जो हॉर्स पावर है 746 वॉट होता है। क्लियर है? अब जो है यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हॉर्स पावर है मैकेनिकल पावर का है। हॉर्स पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मैकेनिकल पावर को हम लोग हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो ये मैकेनिकल पावर हो गया। वॉट जो है किसका है? इलेक्ट्रिकल पावर का है। क्लियर? जैसे लिखा हुआ है इट कैन कन्वर्टेड टू वॉट दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिक पावर में हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। अब इसका जो डिटेल डेरिवेशन है ये आप लोग को टेक्स्ट बुक में प्रोवाइडेड नहीं है, तो लेकिन इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग को अपलोड कर दूंगा, तो अलग से आप लोग देख सकता है फॉर डिटेल स्टडी के लिए कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू इतना वॉट आता कैसे है, ठीक है। तो कुछ भी अगर डाउट रहेगा आप लोग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास विद द प्रोफेसर, ऐसी वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहेंगे। ख्याल रखिए।